आज के लेक्चर का टॉपिक है मध्यकालीन भारतीय समाज। मध्यकालीन भारतीय समाज के स्थूल रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे ऊपर अत्यंत धनी शिष्ट सत्ता अभिजात वर्ग, जिन्हें विशेष सम्मान और अधिकार प्राप्त थे। उनमें से अधिकांश उच्च जाति के थे। राज्य में उलेमाओं में से प्रशासन के सर्वोच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। समाज में दूसरा स्थान मध्यम वर्ग का, जो अधिक प्रभावी था, शक्तिशाली नहीं था। इस वर्ग में व्यापारी, शराब, वैद्य, शिक्षक आदि आते थे। यह वर्ग सदा सादा जीवन जीता था। इसलिए बर्नियन ने यह समझा कि दिल्ली में कोई मध्यम श्रेणी नहीं है। कोई व्यक्ति या तो ऊंची श्रेणी का है या अभावपूर्ण जीवन यापन करने वाला गरीब है। निम्न श्रेणी में श्रमजीवी, कारीगर, छोटे दुकानदार, गाड़ीवान, कृषि मजदूर, फराश, सिपाही आदि शामिल थे। सबसे ज्यादा पावरफुल समाज का वर्ग देखें, उलेमा वर्ग। मुस्लिम कानूनों के विद्वान यानी कि मुस्लिम कानूनों का ज्ञाता, जिसे शरा की पूरी जानकारी हो, उसे उलेमा कहा जाता था। क्योंकि सम्राट स्वयं शरा के अनुसार शासन करता था, अतः उसे उलेमा से परामर्श करना होता था। किंतु एक साथ अनेक उलेमाओं से परामर्श करना संभव नहीं, अतः शासक किसी एक उलेमा का चुनाव कर लेता और उसे शेख उल इस्लाम कहा जाता था। जो उलेमा न्यायालय इन और धार्मिक पदों पर थे, समग्र रूप से दस्तार बंदार या पगड़ीधारी भी कहे जाते थे, क्योंकि वे अपने पद के प्रतीक पगड़ी धारण करते थे। उलेमाओं की राज्य में स्वीकृत प्रतिष्ठा थी, क्योंकि वे कट्टरपंथी इस्लाम के व्याख्याकार हुआ करते थे। उलेमा इस्लाम की सुन्नी शाखा के और मुस्लिम कानून हनफी विचारधारा के अनुयायी होते थे। सल्तनत काल में वे सुल्तान का विशेष कृपा पात्र और सहयोगी राजकीय धर्मशास्त्री थे। उन्होंने नियमित मुस्लिम कानून, तर्कशास्त्र, अरबी और सामान्य रूप से इस्लाम के धार्मिक साहित्य, तफसीर, हदीस, कलाम आदि का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। यद्यपि कुरान उनकी सामान्य स्थिति पर जोर देती है कि वे ऐसे अलग वर्ग के हैं जो लोगों को सन्मार्ग पर लाते हैं, तथापि उनके लिए कुरान में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया था। फिर भी लोगों में मिथ्या परंपराएं प्रचलित हो गई। कहा जाने लगा कि पैगंबर ने कहा है, उलेमा का सम्मान करो, क्योंकि वे पैगंबर के उत्तराधिकारी हैं। जो उनका सम्मान करता है वह इस्लाम के पैगंबर और अल्लाह का सम्मान करता है। भारत में मुस्लिम समाज के विकास की विशेष परिस्थितियां। उलेमा अनुचित प्रसिद्धि प्राप्त कर लेगा। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पहले किसी भी शासक में उलेमा की बढ़ती हुई शक्ति पर अंकुश लगाने का साहस नहीं। यद्यपि उलेमा कभी कभी सुल्तान के हितों के विरुद्ध भी कार्य कर देते थे। सुल्तान अलाउद्दीन ने सल्तनत के अंतर्गत उलेमा के कार्यों की परिभाषा करने और उनके सारे कार्यकलाप केवल निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत सीमित रखने के लिए उन्हें बाध्य करना आवश्यक समझा। ये सीमा इस प्रकार थी: न्यायिक मामलों में निर्णय देना और शुद्ध धार्मिक मामलों में मध्यस्थ का कार्य करना। अन्य सारे मामले उसके क्षेत्राधिकार से बाहर। वास्तविक शक्ति सुल्तान के हाथों में। सुल्तान परिस्थिति के अनुसार बड़ी कठोरता के साथ शासन करता और धार्मिक बातों का उसके समक्ष कोई स्थान नहीं था। मोहम्मद तुगलक राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाने में एक कदम आगे बढ़ा। उसने उलेमाओं को बिल्कुल उसी दर्जे पर ला खड़ा किया जो राज्य के अन्य कर्मचारियों को रखा गया था। उनसे वैसा ही व्यवहार किया गया। फिरोज तुगलक के समय राजकीय मंत्रणा में उलेमाओं के धार्मिक प्रभाव में वृद्धि। उलेमाओं ने मोहम्मद तुगलक की अनेक असफलताओं का लाभ उठाया और उनके उत्तराधिकारियों को राज्य की नीति के मामलों में अपनी सलाह मानने के लिए प्रोत्साहित किया। अनेक कानूनी पुस्तकों की रचना की गई। धार्मिक विद्यालय और अन्य संस्थाओं को एक नवीन प्रोत्साहन दिया गया। तैमूर के आक्रमण के समय तक उलेमा ने अपनी पूर्व स्थिति प्रभाव पुनः स्थापित कर लिया। अफगानों ने सत्ता संपन्न होने पर उलेमा से सम्मानपूर्ण व्यवहार किया, किंतु प्रशासन में उनकी किसी भी प्रभावकारी आवाज को नहीं सुना। इसके विपरीत उन्होंने उलेमा के धार्मिक प्रभाव का प्रयोग अपने उद्देश्य पूर्ति हेतु किया। दिल्ली सल्तनत में जिस उलेमा की न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति होती थी, उसे शेख उल इस्लाम अथवा सदर उस सुदूर कहा जाता था। मुगलों ने भी उसे सदर उस सुदूर की संज्ञा दी। वह स्थायी रूप से परामर्श के लिए नियुक्त होता था। चूंकि न्याय शरा के अनुसार होता था, अतः मुगल काल में जिसे उलेमा को प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया जाता था, उसे काजी उल कुजात कहा जाता था।
अकबर के प्रारंभिक शासन कार्य में बैरम खां उलेमा से शासन के प्रत्येक कार्य में सलाह लेता था, लेकिन बैरम खां शिया होने के नाते शियाओं के प्रति उसका अधिक झुकाव था। 1565 ईस्वी में अकबर ने शेख अब्दुन्नबी को सदर बनाया, जो कट्टर सुन्नी मुसलमान था। अकबर न केवल उसके प्रवचन सुनने जाता था, बल्कि उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए उसकी चरण पादुकाएं भी उठाकर उसके सामने रखता था। लेकिन धीरे धीरे उसने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करना आरंभ किया। वह धर्मांध सुन्नी था। उसने गैर मुसलमानों, गैर सुन्नियों पर अत्याचार आरंभ किए। 1579 ईस्वी में पदच्युत कर दिया गया। उसके स्थान पर सद्र जहां मीरान को सद्र बनाया गया। जहांगीर के शासनकाल के आरंभिक काल तक वही सद्र रहा। तत्पश्चात मुसव्वी खां को यह पद दिया गया। शाहजहां के शासनकाल में 20वें वर्ष तक वही सद्र रहा। मृत्यु के पश्चात सैयद हिदायतुल्लाह को सद्र बनाया गया। औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान, उसके शासनकाल में उलेमा की शक्ति अत्यधिक बढ़ी। उलेमा की शक्ति सम्राट की धार्मिक नीति पर निर्भर थी। अकबर की धार्मिक नीति उदार, इसलिए कट्टर सुन्नी उलेमा अब्दुन्नबी को पदच्युत कर उलेमा की बढ़ती हुई शक्ति पर अंकुश लगाने का प्रयास। लेकिन उसकी कट्टर धार्मिक नीति ने उलेमा को अत्यंत शक्तिशाली बना दिया। अमीर खुसरो उलेमा के बारे में अपना मत देता है, वे न तो विद्वान है और न सदाचारी। शासक के अत्याचारी होने पर उलेमा उसे अवश्य सहयोग देते थे। व्यक्तिगत जीवन में वे धार्मिक आदर्शों की पूर्णतः उपेक्षा करते हैं तथा पाप करने व इस्लाम के नियमों का उल्लंघन करने से नहीं हिचकते। उसके विचारों से उलेमाओं की एकमात्र विशेषता थी उनका ढोंग, आडंबर और अहंकार। उलेमा का सम्मान केवल परंपरा पर आधारित था। उलेमाओं में मुसलमानों को सदाचार और पवित्रता का मार्ग दिखाने का कार्य त्याग दिया था। प्रसिद्ध इतिहासकार बर्नी लिखते हैं कि उसने शासक की इच्छाओं को पूरा करने के उद्देश्य से जानबूझकर कुरान के आदेशों का उल्लंघन करके शासक की क्रियात्मक रूप से सहायता करते थे। नेक्स्ट वर्ग आता है जागीरदार यानी कि सामंत। राज्य कर्मचारी को वेतन के बदले में जो भूमि दी जाती थी उसे जागीर कहते थे। मुगल काल में पहले भी इस प्रकार के वेतन भुगतान की पद्धति के प्रमाण मिलते हैं। मुगल काल में यह व्यवस्था अत्यधिक व्यापक। जागीर वेतन के बदले दी जाती थी तो उसे तनख्वाह जागीर, परंतु जब किसी पद प्राप्ति के कारण जागीर प्रदान की जाती थी तो उसे मशरूत जागीर कहा जाता था। 1672 ईस्वी में मोहम्मद अमीन खां की गुजरात की सूबेदारी के पद पर नियुक्ति के समय पाटन और बैरम गांव की जागीर उसके पद के साथ मिला दी गई। ऐसी जागीर जिसके लिए कोई अनुबंध नहीं होता था इनाम कही जाती थी। जागीरदार से न तो किसी प्रकार से किसानों के अधिकारों पर आ जाती थी और न ही जमींदार किसी प्रकार से उससे प्रभावित होता था। जागीर का पट्टा मिलने पर स्वयं जागीरदार का यह उत्तरदायित्व था कि वह अपनी जागीर से राजस्व एकत्रित करने का प्रबंध करे। बड़े बड़े जागीरदार प्राय इसके लिए आमिल, अमीन, कानूनगो आदि रखते थे और उन्हीं के द्वारा वे जागीर से राजस्व एकत्रित करते थे। लेकिन छोटे छोटे जागीरदारों के लिए यह कठिन था। वे अपनी जागीर इजारे पर दे देते थे और इजारेदारों से एक निश्चित धनराशि ले लिया करते थे। इसके अतिरिक्त जब जागीरदार की नियुक्ति ऐसे स्थानों पर हो जाती थी जो उनकी जागीरों से दूर हो तो ऐसी स्थिति में जागीर की समुचित व्यवस्था करना संभव नहीं हो पाता था। जागीरें इजारे पर दे दी जाती थी। जब कभी एक जागीरदार का अथवा उसकी जागीर की बदली होती थी तो पुरानी जागीर के दीवान के अधिकार में रख दिया जाता था उस समय तक जब तक कि इसको दूसरे जागीरदार को न दे दी जाती तब तक उसे पाए बाकी के रूप में रखा जाता था। इस पाए बाकी में से राज्य के अधिकारियों को उस समय कुछ जागीरें दे दी जाती थी जब वे किसी विशेष काम के लिए नियुक्त किए गए हो। ऐसी जागीर को मशरूत जागीर के नाम से पुकारा जाता है। अकबर ने भारतीय शासकों और जमींदारों को मनसबदार नियुक्त करने की नीति अपनाई। उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र के जमा यानी कि मालगुजारी के बराबर मनसब मिलता था। उसके लिए ज़रूरी था कि इस वर्ग के पास जितनी भूमि है उसकी आय का अनुमान लगाया जाए, क्योंकि इन क्षेत्रों के सही आंकड़े उपलब्ध नहीं थे, इसलिए केवल अनुमान के आधार पर इनको निश्चित कर दिया गया। यह जागीर वतन जागीर कही जाती थी। मनसबदारों के रूप में उन्हें जो जागीर प्रदान की जाती थी वह तनख्वाह जागीर के नाम से संबोधित की जाती थी। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह को इसी आधार पर मारवाड़ वतन जागीर और हिसार तनख्वाह जागीर के रूप में दिया गया था। मुगल शासक इसके संबंध में पैतृक उत्तराधिकार को मानते थे, परंतु इसके बाद भी यह उनका अधिकार था कि वे उत्तराधिकारी को चुने।
1679 ईस्वी में औरंगजेब ने जसवंत सिंह की मृत्यु होने पर जोधपुर की वतन जागीर को खालसा घोषित कर दी। परंपरा के विरुद्ध होने के कारण इसका जबरदस्त विरोध हुआ। जहांगीर ने अल तमगा नामक नई जागीर व्यवस्था को लागू किया था। जहांगीर ने इससे अल तमना की संज्ञा इसलिए दी थी क्योंकि इस प्रकार की जागीर की स्वीकृति के समय फरमान पर सम्राट की मोहर लगाई जाती थी, जो सोने के पानी की हुआ करती थी। अल तमगा जागीर का उद्देश्य स्वरूप जहांगीर ने स्वयं स्पष्ट किया है। जहांगीर लिखते हैं, यह मेरी इच्छा थी कि अकबर तथा जहांगीरकालीन अनेक पदाधिकारी अपनी इच्छाओं को पूर्ण हेतु होते देख सके। मैंने बख्शियों को आदेश दिया है कि यदि कोई अपनी मातृभूमि को जागीर के रूप में प्राप्त करना चाहे तो वह इसके लिए निवेदन करे, जिससे कि चंगेज के नियमों के अनुसार अल तमगा के अंतर्गत उसकी जागीर को संपत्ति में परिणत कर दिया जावे, जिससे कि वह जागीर तबादले की आशंका से मुक्त हो जावे। अल तमगा जागीर अधिक प्रचलित नहीं थी। जहांगीर की इच्छा थी कि यदि वह किन्हीं अधिकारियों को विशेष रूप से अनुग्रहित करना चाहे तो ऐसा करने में कोई असुविधा न हो। अकबर के आरंभिक वर्षों में जागीरदार स्वयं को जागीर का स्थायी स्वामी समझ बैठे, अतः अकबर ने उसकी शक्ति कम करने के लिए जागीरदारों की जागीर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलने की नीति अपनाई। लेकिन जागीर के बदलने के कारण जमा की राशि में कमी अधिकता आ जाती थी, इसलिए उसने जागीर से राजस्व वसूल करने का काम सरकारी कर्मचारियों के हाथों में सौंप दिया। इसके अतिरिक्त 1581 to 82 ईस्वी में पुनः नकद वेतन देने की प्रथा चलाई गई, परंतु इसका अत्यधिक विरोध हुआ, अतः जागीर व्यवस्था को पुनः लागू कर दिया गया। मुगल काल में जागीरदार का अपनी जागीर पर पूर्ण अधिकार नहीं, बादशाह का भी उस पर नियंत्रण रहता था। कानून को चौधरी तथा प्रशासन के दूसरे सहयोगी लगान संबंधी नियमों को लागू करते थे तथा फौजदार जागीर में शांति व्यवस्था का कार्य करते थे। बादशाह से जागीर की दुर्व्यवस्था के संबंध में शिकायत की जा सकती थी और ऐसी स्थिति में जागीरदार को दंडित भी किया जाता था। जागीरदार अपनी तरक्की तथा आर्थिक अस्तित्व के लिए सिर्फ और सिर्फ बादशाह पर निर्भर। बादशाह अधिकतर अपने संबंधी या उच्च कुल के लोगों को ही जागीर देते थे, परंतु नीचे के वंश वालों को जागीर देने पर प्रतिबंध नहीं था। इसलिए जागीरदारों को यह भय लगा रहता था कि यदि बादशाह ने उनके समक्ष किसी नीच के वंश वाले को जागीरदार बना दिया तो उनके लिए असम्मानजनक होगा। औरंगजेब के समय में जागीर प्रथा में एक नया संकट आया। इस समय तक इतनी जागीरें दी गई कि राज्य में जागीर देने के लिए भूमि शेष नहीं बची थी और जागीर मिलने में इतनी देर हो जाया करती थी कि यह कहा जाने लगा कि मनसब मिलने तथा उससे संबंधित जागीर प्राप्त करने में एक नौजवान के बाल सफ़ेद हो जाते थे। इन स्थितियों में जागीर का तबादला होना तो और भी अधिक दुखदायी था। जागीरदार ये जानते थे कि एक बार जागीर हाथ से निकल जाने पर उन्हें दूसरी जगह जागीर प्राप्त करने में सफलता मिलेगी या नहीं। ये एक भयभीत करने वाली स्थिति। प्राचीन प्रथाओं के अनुसार मुगल शासक भी धार्मिक लोगों को, विद्वानों, शेखों, सैयदों को करमुक्त भूमि अनुदान में देते थे, जिसे मद-ए-माश कहा जाता था। अबुल फजल के अनुसार 4 वर्गों के लोगों को मद-ए-माश भूमि के अनुदान योग्य माना जाता था। पहला वर्ग उन लोगों का था जिन्होंने दुनियादारी का परित्याग कर सत्य की खोज में स्वयं को खपा दिया हो। दूसरा वर्ग धार्मिक संतों का था। तीसरे वर्ग में वे लोग आते थे जो किसी कारणवश शारीरिक अथवा भौतिक जीविका चलाने में असमर्थ थे। चौथे वर्ग में वे लोग थे जो कुलीन वंश के थे, परंतु किसी व्यापार अथवा व्यवसाय को करना अपनी मर्यादा के खिलाफ समझते थे। व्यक्तियों के अतिरिक्त संस्थाओं को भी इस प्रकार का अनुदान दिया जाता था। भूस्वामित्व का अधिकांश अधिकार वंशानुगत दिया जाता था, परंतु उत्तराधिकारियों को आवधिक सत्यापन कराना आवश्यक था। ऐसे अनुदान अधिकतर भू राजस्व अथवा अन्य करों से मुक्त रहते थे, लेकिन ऐसी भूमि पर कर निर्धारण की संभावना को पूरी तरह से अस्वीकार नहीं किया जा सकता। शाहजहां ने 1648-49 ईस्वी में बेगम बिरलास के अनुदान पर कर लगाया था। इसी प्रकार शाहजहां के काल में ही भूसरा तथा हैबतपुर गांवों की अयम्मा भूमि पर भी कर निर्धारण किया गया था।
मददे माश के प्राप्तकर्ताओं को यह अधिकार था कि वे किसानों को भूमि ठेके पर दे अथवा भूमि को बेच दे अथवा दान में दे दे। नेक्स्ट वर्ग आता है जमींदार वर्ग। जमींदार मध्यकालीन सामाजिक व्यवस्था में जागीरदारी प्रथा की भांति जमींदारी संस्था का महत्वपूर्ण स्थान। राज्य की अधिकतर भूमि जमींदारों व जागीरदारों के अधिकार क्षेत्र में थी। 18वीं शताब्दी में जरूरी नहीं था कि वह खेती जमींदार शब्द उस व्यक्ति का परिचायक है जिसके पास जमीन हो अथवा वह खेती करता हो, लेकिन 18वीं शताब्दी में ये जरूरी नहीं था कि वह खेती करता हो। जमींदारी प्रथा का जन्म जाति प्रथा की देन है। मध्य युग में भारत के प्रत्येक गांव अथवा गांवों के एक समूह की भूमि पर किसी एक विशेष जाति का कब्जा, किसी भी क्षेत्र पर अपनी शक्ति के आधार पर कब्जा करने पर उस जाति का मुखिया उस क्षेत्र का जमींदार हो जाता था। धीरे धीरे वे अपने क्षेत्र में शक्तिशाली हो जाते और अपने क्षेत्र में जमींदारी अधिकार प्राप्त कर लेते थे। उसके समस्त भाई बंधु जो उसके साथ होते थे वे भी किसी क्षेत्र पर अधिकार कर छोटे जमींदार के रूप में उसके सहायक होते थे। उनके अधिकारों की पुष्टि मुखिया के द्वारा की जाती थी। इस प्रकार भारत में जमींदारी एक सामाजिक व नैतिक मान्यता के आधार पर पनपी। जमींदार कई श्रेणी के थे। प्रथम वे जमींदार थे जो साझेदारी की जमींदारी में हिस्सेदारी थे। इस प्रकार की जमींदारी को पट्टेदारी, भैयाचारी या बिस्वादारी कहते थे। जमींदारियों में एक अथवा अनेक गांव होते थे, परंतु अधिकतर ये एक ही वंश परंपरा के कई साझेदारों के अंश होते थे। द्वितीय श्रेणी में ऐसी जमींदारियों थी जिसमें कई गांव सम्मिलित रहते थे और इन पर एक ही व्यक्ति या परिवार का अधिकार होता था। इन्हें कभी कभी तालुका भी कहते थे। अंत में कई बड़ी बड़ी जमींदारियां भी थी जिनमें बहुत से गांवों से लेकर कई ताल्लुक के एक परगना या एक से अधिक परगने होते थे। बंगाल में इस तरह की जमींदारियां अधिक थी। इन श्रेणियों के अतिरिक्त भू राजस्व, माल वाजिब व पेशकशी जमींदार भी थे। पेशकशी जमींदार वे होते थे जिनके अंतर्गत वास्तविक रूप में जोते जाने वाली भूमि का ब्यौरेवार कर निर्धारण नहीं होता था और वे एक निश्चित पेशकश ही दिया करते थे। माल वाजिब वाले जमींदारों की अगर हम बात करें तो वे भूमि की वास्तविक माप के आधार पर अथवा पुराने अभिलेखों में उल्लेखित पैदावार के आधार पर राज्य को निर्धारित भू राजस्व देते थे। पेशकशी जमींदारों को एक निश्चित सैन्य दल के साथ राज्य की सेवा भी करनी पड़ती थी। तालुकेदारों की जमींदारों के वर्ग के थे। तालुकेदार अथवा तालुकेदार शब्दों का प्रयोग अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग अर्थ में किया जाता है। गुजरात में इस शब्द का प्रयोग कोलियों और राजपूतों द्वारा बंद भूमि के रूप में अधिकृत गांवों की भूमि के सूचित करने के लिए किया जाता था। ऐसे क्षेत्रों का कर निर्धारण सीधे राज्य के कर्मचारियों द्वारा नहीं किया जाता था। बंगाल में इन शब्दों का प्रयोग एक छोटी जमींदारी तथा एक छोटे जमींदार के लिए किया जाता था। यहाँ पर भू राजस्व उगाने वाले कृषक को भी तालुकेदार के समान ही समझा जाता था। ऐसे तालुकेदारों के पास कोई स्थायी और विशेष अधिकार नहीं होते थे। मध्य प्रांत में छोटे जिलों को तालुका कहा जाता था। जमींदार सम्राट के द्वारा नियुक्त किया जाता था और सम्राट के द्वारा ही उसे बेदखल। कभी कभी एक जागीरदार को अपने ही क्षेत्र का जमींदार नियुक्त कर दिया जाता था, परंतु ऐसी स्थिति में वह प्रदेश उसकी वतन जागीर नहीं हो सकता था। जागीर अंतरणीय रहती थी, जबकि जमींदारी स्थायी पैतृक संपत्ति होती थी। जमींदार को अपनी जमींदारी बेचने का अधिकार था। यदि वह किसी अपराध में दोषी पाया जाता तो सम्राट उससे जमींदारी छीन भी सकता था। जमींदार को किसानों पर केवल वही अधिकार प्राप्त थे जो उसको राज्य के द्वारा दिए जाते थे, जमींदार देते समय दिए गए हो। मुगल काल में भू राजस्व देने वाले जमींदारों की संख्या अधिक थी, क्योंकि भू राजस्व प्रशासन में उन्हें अपरिहार्य माना जाता था। जमींदारों की भूमिका दोहरी होती थी। एक तो शासन द्वारा निर्धारित भू राजस्व को इकट्ठा करने में वे मध्यस्थ का काम करते थे, तो दूसरी ओर गांव की अधिक से अधिक भूमि खेती योग्य बनाने का उत्तरदायित्व भी उन्हीं का होता था। इन दोनों सेवाओं के बदले राज्य से उन्हें कुछ लाभ भी प्राप्त होता था, जिससे नाटकार कहते थे। जमींदार अपने क्षेत्र के किसानों से अनेक प्रकार के कर वसूल करते थे, जैसे दस्तरशुमारी, पगड़ियों का गिनना, विवाह व मृत्यु कर, गृह कर आदि।
इससे उनकी आय तथा शक्ति में वृद्धि होती थी, लेकिन सरकार को दिया जाने वाला कर उतना ही बना रहता था। जमींदार कुछ वर्गों के लोगों से बेकार भी लेते थे। चमार, थोरी आदि को जमींदार के लिए पथ प्रदर्शन व बोझा ढोने का काम करना पड़ता था। जमींदार की जाति के लोगों के लिए भी जो उधर से गुजरे, उनके लिए भी इनसे बेगार ली जाती थी। डॉक्टर सिद्दीकी ने लिखा है, उसका महत्वपूर्ण कार्य मध्यस्थता का था। उसे निर्धारित भू राजस्व का संग्रह कर राजकोष में जमा कराना होता था। इस प्रकार का राजस्व निर्धारण करना बहुत ही व्यवहार कौशल और साधन संपन्नता की अपेक्षा रखता था, जो कृषकों के लिए न्यायोचित, राज्य के लिए अनुकूल और स्वयं जमींदार को उसकी सौदेबाजी की दृष्टि से कुछ अर्थप्रद है। इसके अतिरिक्त उसे कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी सहायता करनी पड़ती थी। उसे अपनी जमींदारी में संदिग्ध उपद्रवी लोगों की सूचना देनी पड़ती थी। उसे सैनिक सेवा के लिए भी बुलाया जा सकता था। अबुल फजल के अनुसार मुगल साम्राज्य में जमींदारों की सेना लगभग 44 लाख थी, जो कि जमींदारों के अधिकारों में जाति की प्रमुख भूमिका थी। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जमींदार अपनी ही जाति से सेना में विश्वसनीय सैनिकों का चुनाव करता होगा। 17वीं शताब्दी में इस प्रकार की जमींदारों की सेना के लिए उलूस शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कछवाहा, राठौड़, गौड़, बलूच का उलूस। अशांत क्षेत्र के जमींदारों के लिए उलूस सेना का रखना जरूरी हुआ करता था। अंतिम वर्ग के बारे में हम देखें तो कृषक वर्ग। भारत एक कृषि प्रधान देश। भारत की अधिकांश जनता गांवों में रहती है, जिनका मुख्य व्यवसाय खेती करना है। मध्य युग का किसान अपना और अपने परिवार का जीवन निर्वाह करने के लिए खेती करता था। उस समय नहरों द्वारा सिंची जाने वाली भूमि का अनुपात अधिक नहीं। किसान उपयुक्त मौसम के अनुकूल वर्षा पर निर्भर। यदा कदा अकालों, टिड्डी संकट, युद्ध के कारण भारतीय किसानों को भीषण संकट का सामना करना होता था। लेकिन यदि उसे अनुकूल वर्षा मिलती तो अत्यधिक राजस्व वसूल न किया जाए तो भारतीय किसान प्राय संतुष्ट रहते थे। मुगल सम्राट बाबर भारतीय किसानों के रहन सहन को देखकर विशेष रूप से चकित हुआ था। उसके अनुसार किसानों के गांव के बसने या उजड़ने में आश्चर्यजनक रूप से कम समय लगता था, क्योंकि उनका अपना घर बनाने में बहुत ही कम चीज़ों की आवश्यकता थी। वे अपनी आवश्यकताओं के लिए एक कुएं या पानी के सरोवर से संतुष्ट हो जाते थे। उनके निवास स्थानों के निर्माण के लिए उन्हें कुछ लकड़ी के खंभे और छप्पर के लिए थोड़े पुआल की ही आवश्यकता होती है। किसानों के निवास स्थान के समीप पानी की सुविधा और चारों ओर कृषि के लिए भूमि होती थी। मिट्टी की 4 दीवारें, लकड़ी के खंभे और पुआल से वे अपना घर बना लेते थे। फर्श कुचली हुई मिट्टी का होता था और कभी कभी उस पर गोबर लिप दिया जाता था। दैनिक उपयोग के बर्तन गांव में ही मिल जाते वाली पक्की हुई मिट्टी से बनते थे। वे प्राय खुले फर्श पर सो जाते थे और एक लुंगी और मोटे कपड़े की एक चादर से काम चला लेते थे, जो प्राय पहनने के साथ बिछाने के काम भी आती थी। बाजरे की रोटी, चावल और दालें और संभव हुआ तो कुछ मट्ठा या प्याज तथा मिर्च की चटनी उनका प्रिय भोजन। सामान्यतः वे 2 समय भोजन करते थे, लेकिन कभी कभी परिस्थितियोंवश वे एक समय भोजन करके ही संतुष्ट हो जाते थे। विशेष त्यौहार एवं कृषकगण ताड़ी या कोई सस्ती शराब पीते थे। देश में किसानों की समृद्धि या राज्य की समृद्धि एवं संपन्नता समझी जाती थी, इसलिए किसानों को अच्छी फसल के लिए राज्य द्वारा प्रोत्साहन मिलता था। किसानों की भूमि के स्वामित्व को लेकर विद्वानों में मतभेद। किसानों की दशा के संबंध में डॉक्टर कुरैशी का मत है कि मुगल काल में वे खुशहाल थे, लेकिन पैलसट डॉक्टर कुरैशी के मत का समर्थन नहीं करते। डॉक्टर नौमैन अहमद सिद्दीकी की भी मान्यता है कि मुगल काल में किसानों की दशा संतोषप्रद नहीं। किसानों को अपनी भूमि की पैदावार के अनुसार 1/3 से लेकर आधा तक भू राजस्व के रूप में देना पड़ता था। मूल भू राजस्व की मांग के अलावा उसे चुंगियों व अनुदानों के रूप में कुछ और भी देनी पड़ती थी। जागीरदारों व जमींदारों से वसूल किए जाने वाले कर प्राय जमींदार और जागीरदार किसानों से वसूल करते थे। डॉक्टर सिद्दीकी ने लिखा है कि एक सामान्य कृषक कभी भी साधन संपन्न ही हो सकता था। प्राय वह जैसे तैसे अपना जीवन निर्वाह कर लेता था। वैसे कृषकों में कई वर्ग थे, उनमें बहुसंख्यक तो निर्धन थे और कुछ ऐसे भी कृषक थे जिन्हें भूमि पर कुछ अधिकार मिले हुए थे और वे कुछ साधन संपन्न भी थे।
निष्कर्ष ये निकलता है कि मुगल काल में किसानों की दशा ठीक नहीं थी। यही कारण है कि किसानों ने अपने शोषण के विरुद्ध समय समय पर छिटपुट विद्रोह किए, परंतु उन्हें सैन्य शक्ति से आसानी से दबा दिया जाता था। यह इस बात का प्रमाण है कि किसान राज्य की नीति से असंतुष्ट थे। किसानों में भारी असंतोष होते हुए भी वे अपना शोषण सहन करते रहे, क्योंकि उस समय किसान भौतिकवादी नहीं था, बल्कि उसका रुझान आध्यात्मिक प्रवृत्तियों की ओर अधिक था। इसलिए शोषण होने पर भी विद्रोह कम ही हुआ करते थे।